नींद में ही बड़बड़ाते हुए घनश्याम ने फोन उठाया और कहा, कौन बोल रहा है? उधर से रोने की आवाज आने लगी। बहुत दर्द भरी व धीमी आवाज में कहा, पापा, मैं छुटकी बोल रही हूँ कानपुर से। घनश्याम घबराता हुआ बोला, बेटी छुटकी, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम इतना धीरे धीरे क्यों बोल रही हो? सब ठीक है ना? रिया ने रोते हुए कहा, पापा, कुछ भी ठीक नहीं है। आप जल्दी से मुझे लेने आ जाओ। अगर आप नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। घनश्याम घबरा कर बोला, बेटी छुटकी, ऐसी बात क्यों कह रही है? दामाद ने कुछ कहा क्या? रिया बोली, पापा, आप जल्दी आ जाना। अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। मैं रेलवे स्टेशन पर आपका इंतजार करूंगी। फोन कट गया। दोनों पति पत्नी बहुत परेशान हो गए। तुलसी ने रोते हुए कहा, मैं आपको हमेशा से कहती रही हूँ कि एक बार छुटकी से मिलकर आ जाते हैं, लेकिन आपको फुर्सत कहाँ है? घनश्याम ने कहा, मुझे लगता है दामाद ने ही छुटकी को बहुत परेशान किया होगा। तुलसी ने रोते हुए कहा, अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। आप जल्दी कानपुर जाकर बेटी को ले आओ। न जाने वो किस हाल में होगी। अरे छुटकी की माँ, अब रोना बंद कर। वो मेरी भी तो बेटी है। जितना दुख तुझे हो रहा है उतना ही दुख मुझे भी है। तुम औरतें दुनिया के सामने अपना दुख दिखा देती हो, हम मर्द दुख को मन में दबा देते हैं, दुनिया के सामने नहीं कर रख पाते हैं। घनश्याम उसी समय कानपुर के लिए रेल से निकल गया। उसके मन में बुरे विचार आने लगे थे। वह पुरानी यादों में खो गया। रिया घनश्याम और तुलसी की एकलौती संतान थी। दोनों पति पत्नी रिया को प्यार से छुटकी कहकर पुकारते थे। उन्होंने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। रिया की उम्र शादी के लायक हो चुकी थी, इसीलिए घनश्याम को थोड़ी चिंता हुई। वो दौड़ भाग कर रिया के लिए अच्छा वर तलाश करने लगा, पर जहाँ वर अच्छा मिलता और वहाँ खानदान अच्छा नहीं मिलता। जहाँ खानदान अच्छा मिलता वहाँ वर अच्छा नहीं मिलता। बहुत दौड़ भाग के बाद घनश्याम ने चित्तौड़गढ़ शहर में रिया का रिश्ता तय कर दिया। रिया का ससुर भूरालाल वन विभाग से कुछ महीने पहले रिटायर हुआ था। उसके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा मनोज चित्तौड़गढ़ में ही बैंक में कैशियर के पद पर काम करता था, जबकि छोटा बेटा सूरज कानपुर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसी से रिया का रिश्ता तय हुआ था। भूरालाल की पत्नी की मौत हो चुकी थी। वो सूरज की कुछ गलत आदतों से चिंतित था। जब रिया जैसी होनहार व पढ़ी लिखी लड़की के साथ शादी हो जाएगी तो सूरज सभी बुरी आदतों को भूल जाएगा, इसलिए भूरालाल चिंता से कुछ मुक्त हुआ। घनश्याम ने धूमधाम से रिया की शादी की, दहेज भी खूब दिया। विदाई के बाद वे दोनों घर में अकेले रह गए। जब रिया पहली बार ससुराल आई तो उसे ससुराल में जितना प्यार मिलना चाहिए था नहीं मिला। वह मायूस हो गई। रिया की जेठानी का बर्ताव उसके प्रति अच्छा नहीं था, न ही उसके पति का बर्ताव अच्छा था। शादी होते ही सूरज कानपुर में नौकरी पर चला गया। वो रिया को साथ में नहीं ले गया था। जब रिया दोबारा ससुराल आई तो ससुर भूरालाल का विचार था कि बहू सूरज के साथ रहे, लेकिन सूरज उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता था। जब भूरालाल ने सूरज को समझाया व उसको भला बुरा कहा, तब जाकर मजबूरी में वो रिया को अपने साथ ले गया। कानपुर में वे किराए के मकान में रहने लगे। सूरज की सबसे बुरी आदत थी जुआ खेलना व शराब पीना, जिससे वो घर पर हमेशा देर रात तक पहुंचता था। इस बात से रिया बहुत परेशान थी। सूरज की तनख्वाह भी जुए व शराब में खर्च होने लगी थी, इसलिए महीने के अंत में कुछ नहीं बच पाता था। एक दिन ससुर भूरालाल अचानक कानपुर सूरज के घर पहुंच गया। उस समय रिया पेट से थी। बहू रिया की ऐसी दयनीय हालत देखकर भूरालाल ने रोते हुए कहा, बेटी, मैं तेरा गुनाहगार हूँ। मेरी वजह से तेरी यह हालत हुई है, मुझे माफ कर देना। रिया ने अपने ससुर को समझाते हुए कहा, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आप मत रोइए। मैं आपके बेटे को सुधार नहीं सकी,
मैंने पूरी कोशिश की लेकिन नाकाम रही। भूरालाल बेमन से चित्तौड़गढ़ लौट गया। रिया की ऐसी हालत देख वह दुखी था। इसी गहरी चिंता की वजह से एक दिन भूरालाल को अचानक हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। पर भूरालाल की मौत से सूरज की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। रिया के एक बेटा हो गया जो अब 5 साल का हो गया था। रिया सिलाई करके अपना घर खर्च चला रही थी। कुछ महीने बाद सूरज की नौकरी छूट गई क्योंकि वो हमेशा शराब पीकर ऑफिस जाने लगा था। इसलिए कंपनी वालों ने उसे नौकरी से निकाल दिया। उसको घर बैठे 1 महीना बीत गया। एक दिन सूरज ने रिया के सोने के कंगन चुराकर बाजार में बेच दिए। जब रिया को पता चला तो दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ। उसने रिया को मारा पीटा। एक दिन सूरज घर देरी से पहुंचा। उस समय रिया सूरज के आने का इंतजार कर रही थी। सूरज ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। आज वो जुए में 10,000 रुपए हार गया था। आज उसका रिया से कुछ और चीज छीनने का इरादा था। सूरज के आते ही रिया ने थाली में खाना रख दिया। इसके बाद वह सोने के लिए जाने लगी कि तभी सूरज ने रिया का हाथ पकड़कर कहा, रिया रुको, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। रिया समझ गई कि आज इसका नया नाटक है, फिर भी उसने पूछा, क्या बात है? सूरज ने कहा, तुम मेरे पास तो आओ। रिया उसके पास आकर बोली, मुझे बहुत नींद आ रही है, क्या बात करनी है? जल्दी कहो। सूरज ने रिया का हाथ पकड़कर बड़े प्यार से कहा, मैं जो तुमसे मांगना चाहता हूँ वह मुझे दोगी क्या? रिया ने कहा, क्या चाहिए आपको? मेरे पास देने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है। सूरज ने रिया को समझाते हुए कहा, मैं आज 10,000 रुपए जुए में हार गया हूँ। वे रुपए मैं दोबारा जीतना चाहता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी खास चीज की जरूरत है। रिया ने कहा, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आपने तो जुए व शराब में सब कुछ बेच दिया है। अब क्या बचा है? मुझे बेचना चाहते हो क्या? सूरज ने बड़े प्यार से कहा, तुम भी कैसी बातें करती हो, मैं तुम्हें कैसे बेच सकता हूँ? तुम तो मेरी धर्म पत्नी हो। मुझे तो तुम्हारा मंगलसूत्र चाहिए। रिया ने गुस्सा जताते हुए कहा, आपको कुछ शर्म आती है कि नहीं? यह मंगलसूत्र सुहाग की निशानी है। कुछ दिन पहले आपने मेरे सोने के कंगन बेच दिए, मैंने कुछ नहीं कहा, अब मंगलसूत्र बेच रहे हो, कुछ तो शर्म करो। आप कुछ भी कर लो, मैं मंगलसूत्र नहीं दूंगी। जब रिया ने मंगलसूत्र देने से साफ मना कर दिया तो सूरज को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, मैं तेरी फालतू बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ, इस समय मुझे केवल तुम्हारा मंगलसूत्र चाहिए। मुझे मंगलसूत्र दे दे। रिया ने कहा, मैं नहीं दूंगी मंगलसूत्र, यह मेरी आखिरी निशानी बची है। सूरज ने रिया का हाथ पकड़कर अपने पास खींचा और जलती हुई सिगरेट से उसके हाथ को दाग दिया। रिया को बहुत दर्द हुआ। रिया ने दर्द से कराहते हुए कहा, आप चाहे मुझे मार डालो, लेकिन मैं मंगलसूत्र नहीं दूंगी। इसके बाद सूरज ने रिया का हाथ पकड़कर उसके बदन को जलती हुई सिगरेट से जगह दाग दिया। रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। रिया के चिल्लाने से मोहल्ले वाले वहां इकट्ठा हो गए तो सूरज उन सब के सामने रिया पर बदचलन होने का आरोप लगाने लगा। रिया ने रोते हुए कहा, आपको झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? मेरे बदन को आपने छलनी कर दिया, मुझे जलती हुई सिगरेट से दागा। मेरा कसूर इतना सा था कि मैंने अपना मंगलसूत्र आपको नहीं दिया और मैं यह मंगलसूत्र आपको नहीं दूंगी क्योंकि यह मेरी आखिरी निशानी है। रिया की ऐसी हालत देखकर मोहल्ले वालों की आंखों में आंसू आ गए। सभी सूरज को भला बुरा कहने लगे। सूरज ने उन्हें गालियां देते हुए दरवाजा बंद कर लिया और दोबारा रिया को पीटने लगा। रिया ने अपने पापा को फोन लगाया तो सूरज ने उसके हाथ से मोबाइल छीनकर फर्श पर फेंक दिया, जिससे मोबाइल फोन टूट गया। सूरज ने रिया को फिर बुरी तरह से मारा, जिससे वह बेहोश हो गई। सूरज उसके गले से मंगलसूत्र खींचकर रात को ही घर से गायब हो गया।
जब अचानक रात को रिया के बच्चे की नींद खुली तो माँ को अपने पास न पाकर वह रोने लगा और बरामदे में चला आया और उसके पास बैठ गया। जब रिया को होश आया तो उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। रिया ने पाया कि उसके गले से मंगलसूत्र गायब था। वो समझ गई थी कि सूरज ले गया है। उसने घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 5 बज चुके थे। रिया ने कुछ सोचते हुए अपने बेटे को साथ लिया और घर से निकल गई। पड़ोस की एक औरत से मोबाइल मांगकर अपने पापा को फोन लगा दिया। पापा से बात करके छुटकी सीधी रेलवे स्टेशन की तरफ भागी। वह प्लेटफॉर्म के फ्लाईओवर की सीढ़ियों पर अपने पापा का इंतजार करने लगी। रिया अपने ख्यालों में खोई थी कि उसके बेटे ने देखा कि कई छोटे छोटे बच्चे हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग रहे थे। वह भी अपने छोटे छोटे हाथ आगे करके भीख मांगने लगा। इधर जब घनश्याम की नींद खुली तो वो कानपुर पहुंच गया था। कानपुर स्टेशन पर उतरकर घनश्याम जाने लगा, तभी अचानक कोई पीछे से उसकी धोती पकड़कर खींचने लगा। घनश्याम ने पीछे मुड़कर देखा कि एक नन्हा बच्चा उनकी धोती पकड़कर हाथ आगे करके भीख मांग रहा था। घनश्याम ने उस बच्चे को दुकारते हुए धक्का दिया तो बच्चा दूर जा गिरा और रोने लगा। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर रिया वहां आई। वो अपने बच्चे के पास जाकर उसे उठाने लगी। घनश्याम की नजर बेटी छुटकी पर पड़ी। वो बोला, छुटकी, तुम यहाँ ऐसी हालत में, तुम्हारी यह हालत किसने बनाई? रिया ने देखा कि इस अनजान शहर में कौन छुटकी कहकर पुकार रहा है। जब उसने नजर उठाकर देखा तो सामने पापा खड़े हैं। वो जल्दी से दौड़ते हुए अपने पापा के गले लगकर रोने लगी। घनश्याम ने हिम्मत से काम लेते हुए अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए कहा, बेटी छुटकी, आंसू मत बहा, मैं तुझे लेने ही आया हूँ। चल, घर चलते हैं। उस समय प्लेटफॉर्म पर दूसरे मुसाफिरों ने पिता व बेटी को इस तरह आंसू बहाते हुए अनमोल मिलन व अनोखा प्यार देखा तो सभी भावुक हो गए। घनश्याम अपनी बेटी व नाती को लेकर गांव आ गया। रिया के साथ सूरज ने जो जोर जुल्म किए थे, रिया ने अपनी मां व पिता को साफ साफ बता दिया। रिया ने कुछ महीनों बाद ही सूरज से तलाक ले लिया और नई जिंदगी की शुरुआत की।